हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, यानी कि जो हमारे ओवरहेड्स होते हैं उन्हें किस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो आज की क्लास में हम वो सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें ओवरहेड का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म ओवरहेड, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो भी किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है या किसी डिपार्टमेंट की कॉस्ट होती है तो उसे हम दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट। वैसे तो हमारे पास काफ़ी सारे बेसिस होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास डिसीजन मेकिंग कॉस्ट होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट होती है, रेलेवेंट कॉस्ट, इररेलेवेंट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, मतलब इतने सारे हमारे पास क्लासिफिकेशन है कॉस्ट के। बट जो बेसिक क्लासिफिकेशन होता है या तो वो होता है डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का क्लासिफिकेशन। तो पहले समझते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है। सो डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली ट्रेसेबल टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर। तो डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी हो गई, जो किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पे हम डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं। डायरेक्टली ट्रेस का मतलब होता है कि आप कंफर्म बता सकते हैं कि ये जो कॉस्ट इनकर की है मैंने इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए इनकर की है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक डिपार्टमेंट है और मुझे पता है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं वो इसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। और मेरे पास दूसरा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट बी, एंड मुझे पता है कि जो एम्प्लॉयज़ इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो उनकी सैलरीज या वेजेस मैं पे कर रही हूँ वो पर्टिकुलरली इसी डिपार्टमेंट के लिए है। तो इस यहाँ की जो डिपार्टमेंट ए की डायरेक्ट सैलरी या डायरेक्ट वेजेस होंगी वो डायरेक्ट कॉस्ट है। इस डिपार्टमेंट की जो डायरेक्ट सैलरी या डायरेक्ट वेजेस मैं पे करूंगी वो मेरे लिए डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं उसको डायरेक्टली असाइन कर सकती हूँ, डायरेक्टली ट्रेस कर सकती हूँ। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी हो गई, वो कॉस्ट जो कि नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर, जो किसी कॉस्ट सेंटर के लिए डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, सुपरवाइजर की सैलरी। अब मेरे पास ये भी एक डिपार्टमेंट है, ये भी एक डिपार्टमेंट है, इन दोनों डिपार्टमेंट के लिए मैंने कॉमन मैनेजर रख लिया या कॉमन सुपरवाइजर रख लिया। मैंने बोला कि तुम दोनों डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज करोगे कि दोनों डिपार्टमेंट में सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। कहीं के एम्प्लॉयज बैठ के बातें तो नहीं करते, तो तुम सुपरवाइज करोगे कि वहां पे सही से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये क्या हो गई, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई, क्योंकि इन दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए कॉमन कॉस्ट है। ना वो पर्टिकुलरली इस डिपार्टमेंट के लिए है, ना ही वो पर्टिकुलरली इस डिपार्टमेंट के लिए है। तो जब हम किसी कॉस्ट को डायरेक्टली ट्रेसेबल कर पाते हैं तो वो डायरेक्ट कॉस्ट हो जाती है। बट अगर मैं उसको डायरेक्टली नहीं बता पा रही कि तुम्हारे लिए कितना कॉस्ट है और तुम्हारे लिए कितना कॉस्ट होगा, तो हम उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर। अब यहाँ पे आपको नया वर्ड दिख रहा होगा, कॉस्ट सेंटर। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय द कॉस्ट सेंटर। तो देखिए, कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है। कॉस्ट सेंटर मतलब वो चीज़ होती है जिसके लिए हमें कॉस्ट डिटरमिन करनी है, यानी कि एक ऐसा सेंटर, एक ऐसी चीज़ जिसकी हमें कॉस्ट निकालनी है, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। फॉर एग्जाम्पल, ये डिपार्टमेंट भी हो सकता है। जैसे किसी पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर हमारे पास परचेज डिपार्टमेंट होता है जो कि रॉ मटेरियल परचेज करता है, देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है जो उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन करता है, देन सेल्स डिपार्टमेंट होता है जो भी जो प्रोडक्शन करेगा उसको सेल ये करेगा। फिर यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ के लिए क्रिएट किया जाता है। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करता है इन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। तो हमारे पास ये काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर मुझे परचेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, मेरे लिए कॉस्ट सेंटर। सिमिलरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है, दैट इज अगेन अ कॉस्ट सेंटर। तो ये सारे हमारे लिए क्या हो जाएंगे, कॉस्ट सेंटर। अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट डिटरमिन करनी है तो ये सारे मेरे कॉस्ट सेंटर हो जाएंगे। सिमिलरली हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसके बेसिस पर भी हम उसे कॉस्ट सेंटर बोल सकते हैं। जैसे किसी बिजनेस के अंदर हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी एंड प्रोडक्ट ई। तो अगर मुझे इन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को डिटरमिन करना है कि मुझे प्रोडक्ट ए को कितने की कॉस्ट पड़ रही है, तो ये मेरे लिए हो जाएगा कॉस्ट सेंटर। सिमिलरली मुझे प्रोडक्ट बी की कॉस्ट डिटरमिन करनी है कि इस प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है, तो मेरे लिए हो जाएगा ये कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर हमारा कुछ भी हो सकता है। कॉस्ट सेंटर मतलब कोई भी चीज़ जिसकी मुझे कॉस्ट डिटरमिन करनी है वो मेरे लिए कॉस्ट सेंटर हो जाएगा। चाहे कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी हो सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर जॉब भी हो सकती है। मान लीजिए मुझे कोई पर्टिकुलर ऑर्डर मिलता है, कोई पर्टिकुलर जॉब मिलता है या कोई पर्टिकुलर ऑर्डर मिला है, उसने मुझे बोला कि मैं 5000 यूनिट्स तुम्हारे लेना चाहता हूँ, मुझे 5000 यूनिट्स का ऑर्डर मिला। अब मुझे इस 5000 के ऑर्डर के लिए मुझे उसको प्राइस बताना पड़ेगा कि मैं इन 5000 यूनिट्स के लिए कितना प्राइस चार्ज करूं। तो मैंने उसको बोल दिया 10 रुपीज़। पर 10 रुपीज़ मैंने कैसे निकाला, हो सकता है मेरी जो कॉस्ट है वो 9 रुपीज़ आ रही है और मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट है।
तो मुझे 9 रुपीज़ निकालने के लिए कि मुझे 5,000 का ऑर्डर पूरा करने के लिए मेरी कॉस्ट कितनी लगेगी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक कॉस्ट सेंटर हो जाएगा, क्योंकि मैं इसकी पहले कॉस्ट डिटरमिन करूंगी, फिर उसमें अपना प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करूंगी, एंड ऐड करने के बाद मैं अपना उसको सेलिंग प्राइस बता पाऊंगी कि मुझे कितने पे आपको ये ऑर्डर दूंगी। तो यही होता है हमारा ऑर्डर भी हो सकता है हमारा कॉस्ट सेंटर, जॉब भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर जॉब मुझे मिली है, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस हो सकता है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है। तो कॉस्ट सेंटर कैन बी एनीथिंग फॉर विच वी हैव टू डिटरमिन द कॉस्ट। नेक्स्ट होता है कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। अब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है जो हम यूज़ करते हैं, डायरेक्ट लेबर होती है, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अब मान लीजिए कि हम एक शर्ट मैन्युफैक्चर करते हैं या कोई भी कपड़ा मैन्युफैक्चर करते हैं, तो अगर शर्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, जो कपड़ा हम यूज़ कर रहे हैं, क्लोथ हम यूज़ कर रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, उसके ऊपर जो बटन्स हम लगा रहे हैं, कफ के बटन्स लगा रहे हैं, कोई हम उसके ऊपर पैच को लगा रहे हैं, तो ये सारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। तो जो भी मेरे प्रोडक्ट जिस चीज़ से बन रहा है वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। देन डायरेक्ट लेबर, जो भी एम्प्लॉयज़ उस शर्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे उसको पर्टिकुलरली, तो वो हो जाएंगे डायरेक्ट लेबर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो जो भी मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई रॉयल्टी पे कर रही हूँ या मैं कोई डिज़ाइनिंग के लिए कोई फीस पे कर रही हूँ, तो ये तरीके के जो होते हैं हमारा, जैसे इनवर्ट कैरेज हो गया, मैंने प्रोडक्ट को लाने के लिए ऐड किया है, तो इस टाइप के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे हो जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर मुझे अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमिन करना है कि मैं अपना जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या है, तो देखिए मेरा डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, उसके अंदर डायरेक्ट लेबर लग रही है, और मेरे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इन सबको ऐड कर लेती हूँ तो मैं मान लेती हूँ कि मुझे 5 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही है। अब मुझसे पूछा जाता है कि मैम आप इस प्रोडक्ट को कितने पे सेल करना चाहोगी, तो क्या मैं सिर्फ यही 3 चीज़ें ऐड करूँगी, और मैं मान लेती हूँ कि मेरा 1 रुपये का प्रॉफिट मैं ऐड करती हूँ, हमेशा 1 रुपये मैं अर्न करना चाहती हूँ पर यूनिट, तो क्या मैं इसकी कॉस्ट 6 रुपीज़ बोल दूँ इसका सेलिंग प्राइस, कि भैया मेरी 5 रुपये की कॉस्ट लग रही है, 1 रुपये का मैं प्रॉफिट चाहती हूँ, तो मेरा 6 रुपीज़ का प्रोडक्ट जो है मैं उसको सेल करूँगी? नहीं, इसके अंदर काफ़ी सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि हम इनकर करते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्या क्या एक्सपेंसेस हम और बियर करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, जो मशीन में यूज़ कर रही हूँ क्या वो डेप्रिशिएट नहीं हो रही होगी, जहाँ पे ये सारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ का रेंट नहीं दे रही हूँ, जो मशीन्स हैं उनको रिपेयर नहीं चाहिए, क्या मेरी जो इनकम होती है मैं उस पर टैक्स नहीं पे करती, इंश्योरेंस भी चाहिए होता है मेरी बिल्डिंग का, मेरे स्टॉक का, मेरी मशीन्स का, मेरी लैंड का, तो इन सब का इंश्योरेंस हमें करवाना होता है, उसके एक्सपेंसेस होते हैं। देन मेरे एम्प्लॉयज़ के लिए मैं कैंटीन प्रोवाइड की है तो कैंटीन भी मेरे लिए एक्सपेंस है। स्टोर रखा हुआ है, अब ये जो प्रोडक्ट हम करते हैं तो उसको जब हमारे पास जो क्लोथ्स हैं उसको भी हमें स्टोर करके रखना पड़ता है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, फिर जब वो वर्क इन प्रोग्रेस होता है तो भी उसे स्टोर करना पड़ता है। देन फिर हमारी जो फिनिश गुड्स प्रोडक्ट्स हो जाते हैं उनको भी स्टोर करना पड़ता है, तो क्या मेरा स्टोर का खर्चा नहीं लग रहा? फिर मुझे टेलीफोन एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, यानी कि इन सारे एक्सपेंसेस को कंसिडर करने के बाद ही हम पता कर पाएंगे कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, एंड तभी हम अपना सेलिंग प्राइस डिटरमिन कर पाएंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे जितने भी ये सारे ओवरहेड्स हैं, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में या सेल करने में हेल्प करते हैं। तो अगर ये सारे एक्सपेंसेस हम इनकर नहीं करेंगे तो हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। तो यही होते हैं हमारे ओवरहेड्स। अब इन सारे ओवरहेड्स को हमें अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स में या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करना होता है, तभी हमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की कॉस्ट पता चलती है, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। तो हमें अपने ओवरहेड्स, जो भी मैंने ओवरहेड्स अभी नीचे बात करी, उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। तो यही हमारा चैप्टर है। अब हमें इसी चैप्टर के अंदर कवर करना है कि किस तरीके से जो हमारे ओवरहेड्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। तो इसके आप स्टेजेस भी कह सकती हो या फिर एक प्रोसेस भी कह सकते हो कि क्या प्रोसेस है हमारा अपना, या किस स्टेजेस में, किस स्टेप्स में हमें प्रोसीड करना होता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। तो जो भी हमारे ओवरहेड्स होते हैं उन्हें सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं थ्रू दी वेरियस बिल्स हमारे पास होते हैं। किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है, उसने अपनी नोटबुक्स में लिखा होता है, उनके पास मेंटेन होता है रिकॉर्ड कि हमने कितना वेजेस पे की, कितने एक्सपेंसेस पे किए, कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो वो सारा उनसे हम ओवरहेड्स की कलेक्शन करते हैं और उनको क्लासीफाई करते हैं किसी पर्टिकुलर हेड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन,
अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूँ तो हम डेप्रिसिएशन जितनी जितनी मशीन्स के ऊपर लगता है उन सबको ऐड कर लेंगे और उसको क्लासीफाई कर देंगे सब हेड्स के अंदर, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, देन डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, देन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो डिफरेंट डिफरेंट हेड्स के अंदर हम उसे क्लासीफाई कर लेंगे और हम एक मेन हेडिंग डाल देंगे डेप्रिसिएशन। तो हमें अपने ओवरहेड्स को सबसे पहले कलेक्ट करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है और उन्हें क्लासीफाई करना होता है किसी पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर, एंड देन अप्रोप्रिएट सब हेडिंग फॉर्म करते हैं। तो मेन हेडिंग हमारी डेप्रिसिएशन हो जाएगी और डेप्रिसिएशन के अंडर हो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर हम सबसे पहले ओवरहेड्स की कलेक्शन करते हैं, देन व्हाट आर द टोटल एक्सपेंसेस ऑन ओवरहेड्स। नेक्स्ट होता है जब हमें पता चल गया कि हमारे ओवरहेड्स ड्यूरिंग द ईयर हमें कितने इनकर किए हैं, देन होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है कि चार्ज करना अपने ओवरहेड्स को डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट सेंटर में। अब डिफरेंट कॉस्ट सेंटर में करने के लिए हमारे पास दो बेसिस होते हैं या दो मेथड्स हो सकते हैं, आप कह सकते हैं। एक होता है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स और एक होता है अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। तो ये ओवरहेड्स है, सो एलोकेट करना और अपोर्शनमेंट करना ओवरहेड्स का। अब देखिए एलोकेशन का मतलब क्या होता है। एलोकेशन का मतलब होता है चार्जिंग द फुल अमाउंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर। जब मैं अपने किसी पर्टिकुलर ओवरहेड को, उस पूरे अमाउंट को किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पे चार्ज करती हूँ तो हम उसे कहते हैं एलोकेट करना। आई नो अभी आपको मतलब नहीं समझ में आया होगा। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की पूरी डिपार्टमेंट की कॉस्ट पता है कि उस डिपार्टमेंट में मेरे जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरी एंड वेजेस होंगी, मैं क्या कर दूंगी, उस डिपार्टमेंट को एलोकेट कर दूंगी। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, दीज आर द टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनकी जो सैलरीज एंड वेजेस पे होंगी वो क्या करेंगे, हम इसको एलोकेट करेंगे इस डिपार्टमेंट में। सिमिलरली यहाँ पे जितने लोग काम करते हैं उनकी जो सैलरीज एंड वेजेस होंगी वो इस डिपार्टमेंट को एलोकेट होंगी। अब हम उसे बांटेंगे थोड़ी ना कि डिपार्टमेंट ए को बांटेंगे तुम्हारी इतनी कॉस्ट है, डिपार्टमेंट बी को बांटेंगे तुम्हारी इतनी कॉस्ट है। बांटने की जरूरत ही नहीं। डिपार्टमेंट ए में पता है इतने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और सबकी सैलरी जो है वो 10,000 रुपीज है, तो 1 लाख रुपए की वेजेस या सैलरी जो है वो डिपार्टमेंट ए पे कर रहा होगा। और यहाँ पे मैं मान लेती हूँ 2 लाख की सैलरी है, तो 2 लाख की सैलरी डिपार्टमेंट बी पे कर रहा है। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एलोकेट कर रहे हैं, इसका खर्चा इसको एलोकेट कर दिया, इसका खर्चा इसको एलोकेट कर दिया। तो जिसके जितने ओवरहेड्स है उसको जितने जिसके ओवरहेड्स है उसको जब हम एलोकेट करते हैं तो उसी को बोलते हैं एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। सो चार्जिंग द फुल अमाउंट ऑफ ओवरहेड, फुल अमाउंट ऑफ ओवरहेड कौन सा हो गया, ये 1 लाख रुपी। सो चार्ज करना फुल अमाउंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या हो गया, ए। तो ए कॉस्ट सेंटर को उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट हमने चार्ज कर दी, तो यही होता है एलोकेशन। तो मैंने इसकी कॉस्ट इसी को एलोकेट करी, इसकी कॉस्ट इसको एलोकेट करी। सिमिलरली मेरे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे तो उनकी कॉस्ट उनको एलोकेट करेंगे। सो दीज आर डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ वो आइडेंटिफाई होते हैं, तो मुझे पता है यहाँ के एम्प्लॉयज़ है तो यहाँ आपका खर्चा है, तो मैं डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। मुझे किसी बेस की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है इसके एम्प्लॉयज़ है तो इसका खर्चा है, इसके एम्प्लॉयज़ है तो इसका खर्चा है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है सैलरीज एंड वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ दैट डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस ऑफ मशीन्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट। अब इस डिपार्टमेंट में जो मशीन है आपने उनके लिए इंश्योरेंस लिया रखा है, तो डेफिनेटली जो भी इंश्योरेंस होगा वो इसी डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है। अगर इस डिपार्टमेंट की मशीन्स के लिए आपने सेपरेटली इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो वो उस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस हो जाएगा। तो इंश्योरेंस ऑफ मशीन, अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस ले रखा है। इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सेपरेट मीटर्स आर यूज्ड, अब इसका भी मीटर अलग से है, इसका मीटर अलग से है, तो जो इसकी कॉस्ट आएगी मीटर की वो एक को एलोकेट कर देंगे। मान लीजिए 10,000 रुपीज़ का आता है कि मेरा बिजली का बिल आता है, तो मुझे पता है इसका सेपरेट मीटर है तो पूरा 10,000 मैं इसको एलोकेट कर दूंगी। इसका आता है 15,000 रुपीज़ का बिल का मीटर की वजह से इसका बिल आता है, तो मुझे पता है 15,000 रुपीज़ डिपार्टमेंट बी ने यूज़ की होगी इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं इसको इसका एक्सपेंस एलोकेट कर दूंगी। तो एलोकेशन मतलब कि जो भी उसका फुल अमाउंट मुझे पता है हम उसको चार्ज कर देंगे। रेंट ऑफ दैट डिपार्टमेंट, अब मान लीजिए दोनों डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग बिल्डिंग में है, तो डिपार्टमेंट ए जो है वो दूसरी बिल्डिंग में है, डिपार्टमेंट बी मेरा दूसरी बिल्डिंग में है, तो इसका रेंट इसको चार्ज होगा, इसका रेंट इसको चार्ज होगा। मैनेजर ऑफ दैट डिपार्टमेंट, इसके मैनेजर की सैलरी अगर अलग है
तो इसका मैनेजर की सैलरी इसमें चार्ज होगी, इसके मैनेजर की सैलरी इसमें चार्ज होगी। तो इसी को बोलते हैं एलोकेट करना, यानी कि हमने जिस जिस डिपार्टमेंट की जो जो कॉस्ट है उसको वो एलोकेट कर दी है। हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिंपल उसको कहा कि तुम्हारा एक्सपेंस है तो तुम्हारे में रिकॉर्ड होगा, तुम्हारा एक्सपेंस है तुम्हारे में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट होता है अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। अपोर्शनमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप एन आइटम ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। यानी कि हमने क्या किया, मान लीजिए डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी, इन दोनों को एक ही सुपरवाइजर जो है वो सुपरवाइज करता है। तो मेरे को सुपरवाइजर कौन कर रहा है, सुपरवाइज कौन कर रहा है? एक ही पर्सन है जो सुपरवाइज कर रहा है। सो दिस इज द पर्सन हु इज सुपरवाइजिंग डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी, दोनों को लुक आफ्टर कर रहा है। अब इसकी जो सैलरी है 10,000 रुपीज़ मान लेती हूँ, तो मुझे इन 10,000 रुपीज़ को अपोर्शन करना पड़ेगा डिपार्टमेंट ए में भी, डिपार्टमेंट बी में भी। अब डिपार्टमेंट ए कहेगा डिपार्टमेंट बी को पूरे एक्सपेंस दे दो, बी कहेगा ए को दे दो, पर ये तो दोनों को देख रहा है, तो मुझे कोई पर्टिकुलर बेस चाहिए होगा जिससे मैं इन दोनों को दे सकूं। तो हम किसी पर्टिकुलर बेस के अकॉर्डिंग इन दोनों को ये 10,000 रुपीज़ एलोकेट कर देंगे। तो मान लीजिए दोनों के अंदर अगर सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, यहाँ पे भी 10 लोग काम करते हैं, यहाँ पे भी 10 लोग काम करते हैं, तो ये दोनों के डिपार्टमेंट में इक्वल टाइम दे रहा होगा। यहाँ पे जाएगा 10 लोगों को देखेगा ठीक से काम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जाएगा देखेगा 10 लोग ठीक से काम कर रहे हैं, फिर यहाँ पे देखेगा, फिर यहाँ पे देखेगा, यानी कि वो अपना जो टाइम है वो दोनों को सही से दे रहा होगा क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेम है। तो 5,000 हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 5,000 हम इसको दे देंगे। तो यानी कि हमें किसी पर्टिकुलर बेस के ऊपर हम इन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को या डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स को एलोकेट कर देंगे एक कॉमन एक्सपेंस। कॉमन एक्सपेंस क्या हो गया? जो दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए सेम है। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप एन आइटम ऑफ ओवरहेड। स्प्लिट करना यानी कि इस आइटम को स्प्लिट करना है इन दोनों डिपार्टमेंट में, एंड चार्जिंग इट टू द कॉस्ट सेंटर ऑन इक्विटेबल बेसिस। और इसको स्प्लिट करके चार्ज करना है डिफरेंट कॉस्ट सेंटर पे इक्विटेबल बेसिस पे। और इक्विटेबल बेस क्या होता है? वो डिपेंड करता है कि हमारी कॉस्ट क्या है। तो जैसे यहाँ पे सुपरवाइजर की सैलरी थी, तो अगर यहाँ पे दोनों के एम्प्लॉयज़ इक्वल हैं तो दोनों को वो इक्वल टाइम देगा। अगर यहाँ पे मान लो ए डिपार्टमेंट में 30 लोग हैं और यहाँ पे 5 ही लोग हैं डिपार्टमेंट बी में, तो डेफिनेटली वो डिपार्टमेंट ए को ज़्यादा टाइम देगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, तो ज़्यादा लोगों को मैनेज करने में टाइम लगेगा, तो उनको सुपरवाइज करने में टाइम लगेगा। तो फिर हम इसको ज़्यादा एलोकेट करेंगे, इसको कम एलोकेट करेंगे, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा? 30:5 या 1:6 हमारा बेस हो जाएगा। तो 10,000 को हम स्प्लिट करेंगे 6:1 की रेशियो में। तो यही होता है अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, यानी कि हमें अपनी किसी पर्टिकुलर ओवरहेड को स्प्लिट करना है और चार्ज करना है डिफरेंट कॉस्ट सेंटर में ऑन इक्विटेबल बेसिस। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमारे पास बेसिस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपने ओवरहेड्स को चार्ज करेंगे। सो दीज आर द ओवरहेड्स है हमारे पास, और ये हमारा बेसिस कि किस बेसिस पे हमें उनको अपोर्शन करना है। तो जैसे फैक्ट्री का रेंट, तो फैक्ट्री का रेंट हम किस बेस पे अपोर्शन कर सकते हैं? फैक्ट्री का रेंट हम अपोर्शन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। तो आप कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसके हिसाब पे फैक्ट्री रेंट है। तो अगर किसी डिपार्टमेंट ने इतना एरिया ऑक्यूपाई किया है और एक डिपार्टमेंट ने इतना एरिया ऑक्यूपाई किया है, तो डेफिनेटली इसके लिए रेंट कम होगा और इसके लिए रेंट ज़्यादा होगा। तो ये 100 स्क्वायर मीटर है और ये जो है हमारा 20 स्क्वायर मीटर है। तो 100:20 की रेशियो में हमारा 5:1 की रेशियो में हम अपने जो भी हमारा मान लेते हैं 6,000 का है, तो 5,000 का रेंट हम इस डिपार्टमेंट को दे देंगे एंड 1,000 का रेंट हम इस डिपार्टमेंट को दे देंगे। तो अगर हमें फैक्ट्री रेंट को अपोर्शन करना है दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो जिस डिपार्टमेंट का जितना ज़्यादा फ्लोर एरिया उसका उतना रेंट, जिस डिपार्टमेंट का कम एरिया उसका कम रेंट। तो फैक्ट्री रेंट को अपोर्शन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। देन है डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। अब फैक्ट्री की बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, डेफिनेटली अगर मुझे कंबाइंड पता है कि बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना है, तो उन्होंने बोला 60,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, पूरे 60,000 का डेप्रिसिएशन है हमारे पूरे साल का। तो कितना कितना चार्ज करेंगे? तो 50,000 रुपीज़ इस बिल्डिंग का होगा डेप्रिसिएशन एंड 10,000 का डेप्रिसिएशन इस वाली बिल्डिंग का होगा। तो यानी कि जिस डिपार्टमेंट की ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग उसका डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा होगा, जिस डिपार्टमेंट की कम बिल्डिंग उसका डेप्रिसिएशन भी कम होगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। तो ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा होगा, छोटी बिल्डिंग है तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम कम होगा। तो यानी कि हम फ्लोर एरिया के अकॉर्डिंग इन तीनों बेसिस को एलोकेट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की बिल्डिंग एंड इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग, इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं? फ्लोर एरिया के बेसिस पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। नेक्स्ट है हीटिंग एंड लाइटिंग। हीट और लाइटिंग कितनी चाहिए?
तो देखिए कौन से डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी को हम कितनी कितनी लाइटिंग का खर्चा दें। मान लीजिए सेपरेट मीटर तो नहीं है, सेपरेट मीटर नहीं है तो हम कैसे देंगे, तो हम कहेंगे कि जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा लाइट पॉइंट्स हैं उतनी ज़्यादा उसका होगा। तो आप देख लीजिए कि वहाँ पे कितने सॉकेट्स लगे हुए हैं, कितनी लाइट्स लगी हुई है, तो उसके बेसिस पे एक डिपार्टमेंट है जिसके यहाँ पे 10 लाइट्स है और एक डिपार्टमेंट है जिसके यहाँ पे 2 लाइट्स है, तो यानी कि 1:5 की रेशियो में हम उसको एलोकेट कर देंगे। तो जितना भी, जहाँ पे ज़्यादा लाइट्स होंगी वहाँ पे ज़्यादा बिल आएगा, जहाँ पे कम लाइट पॉइंट्स होंगे वहाँ पे कम बिल आएगा। अगर मुझे लाइट पॉइंट्स नहीं पता, क्वेश्चन साइलेंट है कि भैया मैं नहीं बताता कि कितने कितने लाइट पॉइंट्स हैं, तो हम क्या देखेंगे कि वहाँ पे कितना फ्लोर एरिया है। अब ज़्यादा बड़ा एरिया है तो ज़्यादा लाइट चाहिए होगी, यहाँ पे भी लाइट, 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 यहाँ पे भी लाइट। और एक है छोटी सी बिल्डिंग तो वहाँ पे 2 लाइट से भी काम चल जाएगा। तो हमारा फ्लोर एरिया के बेसिस पे भी हम अपने लाइट के एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो हीटिंग एंड लाइटिंग के बेसिस पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स या फिर फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। तो इन दोनों के बेसिस में अगर आपको लाइट पॉइंट्स पता है तो पहले उसके बेसिस पे, बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर आप फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड यूज कर सकते हैं। देन डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, इंश्योरेंस मशीनरी और डेप्रिसिएशन। तो जैसे ऊपर का था हमारा सेम हो जाएगा, वैल्यू ऑफ मशीन, जितनी ज़्यादा मशीन की वैल्यू उतना ज़्यादा डेप्रिसिएशन, जितनी ज़्यादा मशीन की वैल्यू उतना ज़्यादा इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। तो वैल्यू ऑफ मशीन के बेसिस पे हो जाएगा कि इस डिपार्टमेंट में कितनी मशीन्स की वैल्यू है और इस डिपार्टमेंट में कितनी वैल्यू की मशीन्स लगी हुई हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर कितनी यूज़ करी, तो हॉर्स पावर ऑफ मशीन के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि आपने कितनी हॉर्स पावर की मशीन है या फिर कितने घंटे आप मशीन को यूज़ करते हो, तो मशीन आर के बेसिस पे, और अगर हॉर्स पावर नहीं पता तो मशीन आर का बेसिस। देन सुपरविजन, कितना हमारा सुपरविजन है, जैसे मैंने एग्जांपल में बोला था कि सुपरवाइजर की सैलरी, तो वो दोनों डिपार्टमेंट को सुपरवाइज कर रहा है। तो नंबर ऑफ वर्कमैन, अगर एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा वर्कर्स है तो उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, एक डिपार्टमेंट में कम वर्कर है तो कम टाइम देना पड़ेगा। तो सुपरविजन किस बेस पे हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्कमैन के बेसिस पे। और अगर वर्कमैन नहीं बता रखा तो हम वेजेस के अकॉर्डिंग दे देंगे। अब एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो डेफिनेटली ज़्यादा वेजेस होंगी, एक डिपार्टमेंट में कम एम्प्लॉयज़ है तो कम वेजेस होंगी। तो या तो नंबर ऑफ वर्कमैन, अगर वर्कमैन नहीं पता तो अमाउंट ऑफ वेजेस पेड, तो ज़्यादा वेजेस पे करोगे तो ज़्यादा सुपरविजन चाहिए होगा, और नंबर ऑफ वेजेस, अमाउंट ऑफ वेजेस कम है यानी कि एम्प्लॉयज़ भी कम होंगे तो फिर हमारा सुपरविजन वहाँ पे कम चाहिए होगा। देन स्टोर्स ओवरहेड, तो हमारा जो स्टोर है उसके ओवरहेड होंगे, तो डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे। इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा मटेरियल यूज़ होता है तो इसको ज़्यादा स्टोर की ज़रूरत होगी, इस डिपार्टमेंट में कम स्टोर यूज़ होता है, कम मटेरियल यूज़ होता है तो इसको कम स्टोर की ज़रूरत होगी। तो यानी कि डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे हम स्टोर को, ओवरहेड्स को एलोकेट कर देंगे। देन मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, अब मटेरियल को हैंडल भी करना पड़ता है प्रॉपरली, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, वेट ऑफ मटेरियल। अब एक का डिपार्टमेंट का जो वेट है वो इतने बड़े बड़े स्टॉक मशीन वो है मटेरियल यूज़ होता है, ये जो डिपार्टमेंट है ये इतने छोटे छोटे से मटेरियल को यूज़ करता है, तो किसके लिए ज़्यादा कॉस्ट होगी मटेरियल हैंडलिंग की, तो इस वाले के लिए ज़्यादा कॉस्ट होगी क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, तो इसको वेट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस किस पर डिपेंड करेगा कि कितना वेट है मटेरियल का, तो जो डिपार्टमेंट ज़्यादा हैवी मटेरियल यूज़ करता है तो उसके लिए ज़्यादा कॉस्ट आएगा, जो डिपार्टमेंट कम वेट का मटेरियल यूज़ करता है उसके लिए कम कॉस्ट आएगा। अब देखिए अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमें क्या करना है। In the light engineering factory, the following particulars have been collected for the 3 months ending 31st December 2010. Compute the departmental overhead rates for the each of the production department, assuming that overheads are recovered as a percentage of direct wages. ठीक है, तो हमें डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज लेना है, लेकिन हमें क्या करना है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना है हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। तो मुझे यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स के डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्ट ए हम मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी, और इन तीनों प्रोडक्ट्स को सर्विस देते हैं 2 डिपार्टमेंट। तो ये ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, ये फाइनेंस भी हो सकता है, तो ये कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, ये हो सकता है कंप्यूटर डिपार्टमेंट हो, और एक जो है वो हमारा स्टोर कीपर हो, टेक्निकल डिपार्टमेंट हो सकता है, तो कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है। तो ये 2 डिपार्टमेंट्स हैं, 3 प्रोडक्ट्स हैं। डायरेक्ट मटेरियल पता है, डायरेक्ट वेजेस पता है, नंबर ऑफ स्टाफ पता है, इलेक्ट्रिसिटी किसने कितना यूज़ किया, लाइट पॉइंट्स पता है, एसेट्स वैल्यू पता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने वैल्यू का एसेट लगा हुआ है, देन हमें एरिया ऑक्यूपाई पता है स्क्वायर यार्ड्स के अंदर। देन हमें पता है कि मोटिव एक्सपेंसेस हमने किया
मोटिव पावर का, लाइटिंग का, स्टोर ओवरहेड्स, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं. अ पोर्शन द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ई proportionate to direct wages and those of service department D in the ratio of 5:3:2 डिपार्टमेंट A, B, C respectively. तो इसको अपोर्शन हम बाद में करेंगे. सबसे पहले हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को अपोर्शन कर देते हैं. चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सो स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स. यहाँ पे मुझे डायरेक्ट वेजेस डालना है, तो मैंने पहले से फॉर्मेट बना रखा है. यहाँ पे प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी. एंड ये मेरे सर्विस डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट डी एंड डिपार्टमेंट ई. और यहाँ पे मैं लिखूंगी टोटल ओवरहेड्स कि मेरे टोटल ओवरहेड्स कितने के हैं. क्वेश्चन में मुझे डायरेक्ट वेजेस पता है. डायरेक्ट वेजेस देखिए मुझे पता है इन डिपार्टमेंट की. तो डायरेक्ट वेजेस फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज नॉट एन ओवरहेड. सबसे पहले ध्यान रखना है, इस डिपार्टमेंट का प्रोडक्ट ए का जो डायरेक्ट वेजेस है ये इसके लिए डायरेक्ट कॉस्ट है. और डायरेक्ट कॉस्ट कभी ओवरहेड नहीं होती. इनकी जो कॉस्ट है वो हमारे लिए ओवरहेड कॉस्ट है. तो यानी कि ये हमारे लिए ओवरहेड कॉस्ट है, ये मेरे लिए ओवरहेड कॉस्ट नहीं है. दिस इज नॉट एन इनडायरेक्ट कॉस्ट, दिस इज अ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, दिस इज अ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी, दिस इज अ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सी. सो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर मेरे लिए ये दोनों डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं है. इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ओवरहेड कॉस्ट. और हम क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन. तो यानी कि डायरेक्ट वेजेस इन डिपार्टमेंट्स को हम नहीं देंगे और इन दोनों डिपार्टमेंट्स को दे देंगे कितना कितना 1000 एंड 2000 रुपीज़. सो 1000 इसकी कॉस्ट आ गई, 2000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आ गई एंड टोटल मैंने 3000 रुपीज़ का एलोकेट किया. देन डायरेक्ट मटेरियल मुझे पता है, तो डायरेक्ट मटेरियल इज अ डायरेक्ट कॉस्ट फॉर दीज 3 डिपार्टमेंट और इनके लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा 1500 एंड 1500. तो 1500 इसका हो जाएगा एंड 1500 इसका हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 3000 रुपये. देन मुझे पता है, पीछे पता है मोटिव पावर. मोटिव पावर है मेरा 550 रुपीज़ का. अब देखिए मोटिव पावर को हम एलोकेट करेंगे, कौन से बेसिस पे हम एलोकेट करेंगे, पर किलोवाट के बेसिस पे. हमने पीछे किया था ना कि कौन कितना यूज़ करता है, तो हमें कितना एलोकेट करना है एक्सपेंस. मैं पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ 550 रुपीज़. यहाँ पे मैं देख लेती हूँ 550 रुपीज़ का मोटिव पावर है, 100 रुपीज़ का मेरा लाइटिंग पावर है, स्टोर्स ओवरहेड मेरे 400 की है एंड देन 1500 रुपीज़ की अमेनिटीज़ टू स्टाफ है, 15,000 का डेप्रिसिएशन है, देन रिपेयर्स है 3000 रुपीज़ की एंड जनरल ओवरहेड्स है मेरे 6000 के एंड रेंट एंड रिपेयर्स है 275 रुपीज़ का. अब मैंने सारे अपने ओवरहेड्स लिख दिए हैं. अब देखिए मोटिव पावर जो है वो मेरे किलोवाट के हिसाब से होती है. तो किलोवाट है 4:3:2:1:1. तो मैं इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, किलोवाट के यूज़ पे. तो जो किलोवाट ज़्यादा यूज़ करेगा मैं उसको उतना अपोर्शन कर दूंगी. तो किलोवाट का क्या हो जाएगा 4:3:2:1:1. तो टोटल कितना हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. तो 550 को डिवाइड कर देंगे 11 से, तो कितना आ जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे. 550 को डिवाइड करेंगे 11 से तो आ जाएगा 50. तो यानी कि 50 इंटू 4 200, 50 इंटू 3 150, 50 इंटू 200, 50 इंटू 150 एंड 50 इंटू 150. ओहो मैंने ऊपर लिख दिया, शिट, मैंने नीचे वाले में लिख दिया. सो दिस इज 200, दिस इज 150, दिस इज 100, दिस इज 50. ठीक है, तो 550 हो गया. तो मैंने किस बेसिस पे किया 4:3:2:1:1. तो टोटल आया 11. तो 550 को 11 से डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाई किया 4:3:2:1:1 से. तो हमने इसको एलोकेट कर दिया इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में. देन हमारे पास लाइट पावर है. लाइट पावर का एक्सपेंस है 100 रुपीज़ का. अब देखिए लाइट पावर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के ऊपर. अब क्या मुझे यहाँ पे लाइट के पॉइंट्स पता है, पता है. तो कितने कितने लाइट पॉइंट्स है 10, 16, 4, 6, 4. तो ये कौन से टेबल में आते हैं, 2 के टेबल से ये सारे जा रहे हैं. तो हम इसे 2 के टेबल से कर लेंगे. तो ये आ जाएगा 5:8, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा. तो ये आ जाएगा 5:8:2:8:2, सॉरी 3. तो 58232 इसका टोटल कर लेते हैं 20. इसका टोटल आ रहा है 20. तो 100 रुपीज़ का एक्सपेंस है और टोटल 20 है, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5. तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 रुपीज़. तो इसको एलोकेट कर दूंगी 25. देन ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 15 एंड ये आ जाएगा 10 रुपीज़. तो मैंने कौन से बेसिस पे एलोकेट किया इसको
5:8:2:3:2 के बेसिस पे। देन मेरे पास है स्टोर्स ओवरहेड। स्टोर्स ओवरहेड कौन से बेसिस पे जाते हैं हमारे, अभी हमने पीछे क्या था, डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे जाते हैं कि जितना ज़्यादा आपका मटेरियल होगा उतना ज़्यादा आपका स्टोर का खर्चा लगेगा। एंड हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल किस रेशियो में है, सो डायरेक्ट मटेरियल है 2:3:4:1:2, तो इस रेशियो में हम इसको एलोकेट कर देंगे। सो 2:3:4:1:2 की रेशियो में एलोकेट करेंगे स्टोर्स ओवरहेड को, तो ये आ जाएगा हमारा 50, 100, 100, 75 एंड 75। सॉरी, मैंने डायरेक्ट वेजेस ले ली थी, मैंने डायरेक्ट मटेरियल की जगह। तो डायरेक्ट मटेरियल का क्या है, 1:2:2:1:1.5। इसके बाद है अमेनिटीज टू स्टाफ। अमेनिटीज मतलब हम अपने एम्प्लॉयज को सर्विसेज दे रहे हैं, तो जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज होंगे उतनी ज़्यादा सर्विस देनी पड़ेगी, जितने कम एम्प्लॉयज होंगे उतनी कम सर्विस देनी पड़ेगी। तो यानी कि किस बेस पे हम इसको एलोकेट करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के केसेस पे। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कहाँ पर है, ये रहा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सो 100, 150, 150, 50, 50, तो ये 5 के टेबल से जा रहा है सारा, तो किस बेसिस पे हो जाएगा, 50 ले लेते हैं इसको, तो 2:3:3:1:1, तो ये हमारा एलोकेशन हो जाएगा। तो 2:3:3:1:1 का टोटल कर लेते हैं, 10 आता है इसका टोटल। और हमारी अमेनिटीज कितने की हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 1500 की प्रोवाइड कर रहे हैं। सो 1500 डिवाइडेड इन बाय 10, मल्टीप्लाइंग इट बाय 2, 300 रुपीज, मल्टीप्लाइंग इट बाय 3, 450 रुपीज, अगेन 450 रुपीज, देन 150 रुपीज एंड 150 रुपीज। उसके बाद डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने किया था किसके बेसिस पे जाता है, वैल्यू ऑफ मशीन। जितनी ज़्यादा मशीन की वैल्यू उतना ज़्यादा डेप्रिसिएशन। सो वैल्यू ऑफ मशीन क्वेश्चन ने मुझे बताया है, एसेट का वैल्यू ये गिवन है, दिस इज 60,000, 40,000, 30,000, 10,000, 10,000। तो इसको सबको बेस ले लेंगे, तो इसका सबका बेस क्या हो जाएगा, 6:4:3:1:1, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका टोटल 15। तो यानी कि हम क्या करेंगे, और डेप्रिसिएशन कितना है हमारा टोटल, 15,000 रुपये। तो 15,000 को डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, सॉरी 15 के साथ, तो ये आ जाएगा 1,000 रुपीज़। तो 1,000 इस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, 6,000, 4,000, 3,000, 1,000, 1,000। सो दिस विल बी 6,000, 4,000, 3,000, 1,000 एंड 1,000 रुपीज़ हमारा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हो गया। देन रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस किस पर डिपेंड करता है, हमारी वैल्यू ऑफ मशीन पे। जितनी ज़्यादा मशीन की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा उस पर रिपेयर मेंटेनेंस लगेगा। तो इसको भी हम सेम उस पर डाल देते हैं, 3,000 को डिवाइड कर देंगे 15 से, 15 था ना हमारा बेस यहाँ पे अभी, तो 15 से कर देंगे, तो ये भी आ जाएगा 1,200 रुपीज़, 800 रुपीज़, 600, 200 एंड 200 रुपीज़ का हमारा ये आ जाएगा। जनरल ओवरहेड्स किसके बेसिस पे डालेंगे, डायरेक्ट वेजेस के अकॉर्डिंग। सो डायरेक्ट वेजेस के अकॉर्डिंग डालेंगे 1,000, 1,500, 2,000 रुपीज़, 500 रुपीज़ एंड 1,000 रुपीज़। देन रेंट एंड टैक्सेस। रेंट किस पे डिपेंड करता है, हमारी एरिया ऑक्यूपाई पे। तो जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा हमें उसका रेंट देना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑक्यूपाई के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 75, 125, 25, 25 एंड 25 रुपीज़, यानी कि 275 रुपीज़ का हमारा हो जाएगा। अब इन सबका टोटल कर लेते हैं कि हमारा टोटल ओवरहेड्स कितना आया है। तो इसका आएगा टोटल 8850, इसका टोटल करेंगे 7165, इसका टोटल कर देंगे तो 6285, इसका टोटल आ जाएगा 14515 एंड इसका आ जाएगा 6010। एंड टोटल जो हमारे ओवरहेड्स हैं वो आएंगे 32,825। अब देखिए, अब हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर। अभी तो क्या था कि हमने पर्टिकुलर प्रोडक्ट का निकाल लिया, ए, बी और सी का निकाल लिया, और डिपार्टमेंट डी और ई को भी हमने एलोकेट कर दिया। अब देखिए, क्या डिपार्टमेंट ई, डी और ई कोई प्रोडक्शन है, नहीं। तो ये जो सारी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ये किसके लिए दे रहे हैं, इन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए तो दे रहे हैं। अगर मान लो कि ये जो है टेक्निकल स्टाफ है, तो ये टेक्निकल स्टाफ जो अपनी सर्विसेज दे रहा है वो प्रोडक्ट ए को भी दे रहा है, प्रोडक्ट बी को भी दे रहा है एंड प्रोडक्ट सी को भी दे रहा होगा। या फिर ये जो है एक एचआर है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है, तो ह्यूमन रिसोर्स क्या कर रहा होगा,
इसके लिए भी एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर रहा होगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी। यहाँ पे कितनी कितनी वेजेस की होगा दी जाएंगी, सबका रिकॉर्ड रखना, सबके लिए अमेनिटीज़ कौन कौन सी दी जाएंगी उनका सारा रिकॉर्ड रखना। अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉयज़ को निकालना है तो उनसे बातचीत करना। यानी कि ये जो डिपार्टमेंट है ये अपनी सर्विसेज इन तीनों डिपार्टमेंट को दे रहा है। एज सच तो ये कोई पर्टिकुलर अलग से कोई प्रोडक्ट नहीं है ना। तो इन दोनों के जो ओवरहेड्स होते हैं हम इनको क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को यानी कि डिफरेंट कॉस्ट सेंटर को एलोकेट कर देते हैं, अपोर्शन कर देते हैं किसी पर्टिकुलर बेसिस पर। तो हम क्या करेंगे, इन सर्विसेज डिपार्टमेंट की जो भी कॉस्ट आई है इसको हम अपोर्शन कर देंगे इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, जो कि हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब देखिए किस बेसिस पर करेंगे। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अब ये जो कॉस्ट है 4515 की और 6110 की, अब ये कॉस्ट इनकी कॉस्ट है, लेकिन ये इन प्रोडक्ट को हम एलोकेट करेंगे, अपोर्शन करेंगे किसी पर्टिकुलर बेसिस पर। एंड क्वेश्चन ने मुझे बताया था कि अपोर्शन द एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ई। अब डिपार्टमेंट ई का जो एक्सपेंस है उसको प्रोपोर्शनेट करना है डायरेक्ट वेजेस में। तो पहले मैं डिपार्टमेंट ई का डायरेक्ट वेजेस में कर देती हूँ। डिपार्टमेंट ई का कितना है 6010, तो इसको तो मैं यहाँ से माइनस कर दूंगी क्योंकि मुझे इसका एक्सपेंस किसको देना है, इन तीनों डिपार्टमेंट को अपोर्शन करना है। और क्वेश्चन ने बोला डायरेक्ट वेजेस के ऊपर। अब देखिए डायरेक्ट वेजेस कितना है हमारे पास 2:3:4। अब क्योंकि इसकी नहीं लेंगे क्योंकि इनको तो एलोकेट करना है ना, इनकी ही तो कॉस्ट मुझे इन तीनों को एब्जॉर्ब करनी है, तो मैं इसको नहीं लूंगी, हम लेंगे डायरेक्ट वेजेस इन डिपार्टमेंट की। तो 2:3:4 का रेशियो हो गया, तो यानी कि 2:3:4 का रेशियो हो गया। अब अगर मैं 6010 को डिवाइड करूं, ये इसका टोटल करेंगे तो आएगा 9, डिवाइड कर दूंगी 9 से तो ये आता है 66.7 एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 234 है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आ जाएगा 1335। सो 1335 या 6 जो भी आप लिख सकते हैं। अब 66.777 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 के साथ तो आ जाएगा 2003 और यहाँ पे करूंगी तो आ जाएगा 2671। यानी कि इसका जो एक्सपेंस है मैंने इन तीनों डिपार्टमेंट्स को एलोकेट कर दिया। तो यही आप बुक में से भी देख सकते हैं, यही है 1336, 2003 एंड 2671। तो इनके एक्सपेंस को, इसके ओवरहेड को मैंने इन तीनों डिपार्टमेंट्स में अपोर्शन कर दिया। अब बारी आती है डिपार्टमेंट डी की। अब डिपार्टमेंट डी के लिए क्वेश्चन ने बोला है एंड दोज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट डी इन द रेशियो 5:3:2। अब 5:3:2 की रेशियो में देना है, तो किस रेशियो में देना है 5:3:2, तो टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा 10। तो देखिए एक्सपेंस कितना है 4515 डिवाइडिंग इट बाय 10 तो 41.5 आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग इट बाय 5 तो 2257। 451.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ तो आ जाएगा 1354 या 55 भी लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, और इसका करेंगे तो आ जाएगा 903। और ये वाला एक्सपेंस यहाँ से माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने इनको दे दिया। अब इसको टोटल कर लेते हैं कि हमारा कितना कितना टोटल कॉस्ट आ गई। तो इसकी जो कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 12,443, 10,523 एंड इसकी आ जाएगी 9859। तो हमें पता चल गया कि डिफरेंट प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आती है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। सो दीज आर द ओवरहेड कॉस्ट। अब ये टोटल कॉस्ट नहीं है, ये ओवरहेड कॉस्ट है। अब क्वेश्चन ने हमसे एक और चीज़ पूछी थी, इसने बोला था कि कंप्यूट द डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट्स फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हमें ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना था, अज्यूमिंग दैट द ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। सो ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हमने सबसे पहला फर्स्ट स्टेज में बात किया था कि हमें एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स करना होता है। सो दीज आर द एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। हमने क्या किया, इसकी डायरेक्ट वेजेस इसको एलोकेट की, इसकी डायरेक्ट वेजेस इसको एलोकेट करी, इसकी डायरेक्ट वेजेस इसको एलोकेट करी, इसका डायरेक्ट मटेरियल इसको एलोकेट किया, इसका डायरेक्ट मटेरियल इसको एलोकेट किया, सिमिलरली इसका डायरेक्ट मटेरियल इसको एलोकेट किया। हमने कुछ भी नहीं किया, जो जो हमें गिवन था हमने डाल दिया। तो इसी को हम बोलते हैं एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, कि हमने सिंपली असाइन किया है डायरेक्ट कॉस्ट को। नेक्स्ट हमें बोला था अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स,
कि जब हमें टोटल खर्चा पता हो, टोटल ओवरहेड कितना है, तो हमें उसे डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट सेंटर पे किसी इक्विटेबल बेसिस पे अपोर्शन करना होता है। तो मैंने इक्विटेबल बेस क्या था, अगर मोटिव पावर है तो किलोवाट था, लाइट पावर है तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स कितने हैं, स्टोर ओवरहेड तो मटेरियल कितना यूज कर रहे हो, अमेनिटीज टू स्टाफ तो स्टाफ कितने हैं। तो ये मेरे पास बेसिस थे जिनके बेसिस पे मैंने एक पर्टिकुलर कॉस्ट को अपोर्शन किया डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट सेंटर में। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट सेंटर, अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। So this was the allocation of overheads and this is the apportionment of overheads. अब इसी के अंदर जो मेरा तीसरा प्रोसेस था जो मैंने बताया नहीं था, तो ये है उसका सी पॉइंट। इससे पहले हमने क्या किया था, एलोकेशन किया था, अपोर्शनमेंट किया था। अपोर्शनमेंट के अंदर ही एक और आता है जिसे हम बोलते हैं री अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। एंड री अपोर्शनमेंट का मतलब क्या होता है, चार्जिंग सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन सम इक्विटेबल बेसिस। तो जो हमने सबसे लास्ट में यहाँ पे किया, हमने क्या किया, सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स है उनको कहाँ पे चार्ज किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज किया। तो इसी को बोलते हैं री अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने एलोकेशन, देन अपोर्शनमेंट, और फिर इन दोनों के जो ओवरहेड्स आए उनको इन तीनों डिपार्टमेंट्स में री एलोकेट किया, तो री अपोर्शन किया, सॉरी। तो इन तीनों प्रोडक्शन में मैंने उनको री अपोर्शन किया ओवरहेड्स को। तो ये हो गया हमारा वो सेकंड स्टेप का सेकंड पॉइंट। इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड भी करना था। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड क्या होता है, हमें एक रेट कैलकुलेट करना होता है जिसपे हमारे ओवरहेड्स चार्ज होंगे। तो क्वेश्चन ने बोला था कि हमें अपने ओवरहेड्स को, डिपार्टमेंट ओवरहेड्स को कंप्यूट करना है अज्यूमिंग ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी कि डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज लेकर हमें उसको कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जो भी डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड्स है उनको डिपार्टमेंट ए की वेजेस के साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो हमें एक रेट मिल जाएगा कि क्या रेट से हमारा ओवरहेड्स इनकर हो रहे हैं। सो डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड्स कितने थे, 12443। सो 12443 को डिवाइड किया डायरेक्ट वेजेस ऑफ डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए में डायरेक्ट वेजेस थी 2000 रुपीज़ की, इंटू में 100, क्योंकि हमें रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। तो ये हमें मिल गया एक रेट। तो यानी कि अगर मुझे इन फ्यूचर मुझे मेरे डायरेक्ट वेजेस पता चल जाए तो मैं उसके लिए रेट ऑफ ओवरहेड निकाल सकती हूँ कि कितना होगा। मैं मान लेती हूँ, अज्यूम कर लेती हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट ए में मैन्युफैक्चर करती हूँ, मुझे किसी ने बोला कि मैम 5000 यूनिट्स मुझे आपकी प्रोडक्ट ए की चाहिए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। अब मैं इसको वेट नहीं करूँगी कि मैं इसको एलोकेट करने के लिए, मुझे पता है अगर मैं इसको मैन्युफैक्चर करती हूँ तो जो मेरी डायरेक्ट वेजेस पड़ेंगी वो मेरी पड़ेंगी 1000 रुपीज़ की। तो 1000 रुपीज़ की मेरी डायरेक्ट वेजेस पड़ने वाली है, और मैं डायरेक्ट मटेरियल भी मुझे पता चल जाएगा 2000 रुपीज़ है, डायरेक्ट एक्सपेंसिव पता चल जाएगा क्योंकि सारा एक डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है। हमें ओवरहेड्स नहीं पता होते, और ये जो है 500 रुपीज़ का मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब क्वेश्चन आता है ओवरहेड्स को चार्ज करना। भाई इसको बनाने के लिए मुझे रेंट लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, इंश्योरेंस लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, रिपेयर्स लगेगी, तो वो मैं कितना ये चार्ज करूँ। तो मुझे यहाँ से एक रेट पता चल गया कि 622.15% किसका, डायरेक्ट वेजेस का। तो मैं डायरेक्ट वेजेस का 622.15% निकाल सकती हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6221.5। तो यानी कि इन फ्यूचर मुझे ओवरहेड रेट निकालने के लिए, ओवरहेड्स चार्ज करने के लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, कि मैंने अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स में एब्जॉर्ब कर सकती हूँ इजीली कि मेरा कितना ओवरहेड आएगा। डिपार्टमेंट बी का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट बी के ओवरहेड्स कितने थे, 10,523। तो 10,523 और डिपार्टमेंट बी की वेजेस कितनी थी, 3000। तो यानी कि इसका ओवरहेड रेट क्या आ गया, 350.77%। डिपार्टमेंट सी का भी कैलकुलेट कर लेंगे। डिपार्टमेंट सी के एक्सपेंसेस, सॉरी ओवरहेड्स, डिवाइडिंग इट बाय डायरेक्ट वेजेस ऑफ सी, इंटू में 100 क्योंकि रेट निकालना है। सो 246.47%। तो इस तरीके से हम डिफरेंट जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं ए बी और सी, उनका एक रेट निकाल लेंगे और इसी को हम बोलते हैं
एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड रेट, कि हमने एक रेट कैलकुलेट कर लिया डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए. इन फ्यूचर हम इस रेट को यूज कर सकते हैं फॉर कॉस्टिंग पर्पस.